चलिए कुछ अपडेट्स के बारे में मार्केट रिलेटेड बातें कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था, उसका मैं जवाब देता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैं ज़ीरोधा क्वाइन म्यूचुअल फंड के लिए जो एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में प्रेजेंटली इन्वेस्ट करता हूँ। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है तो ज़ीरोधा का ही काइट प्लेटफॉर्म आता है। ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन स्टॉक के लिए और ज़ीरोधा क्वाइन एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड के लिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ। आपकी जो इच्छा है कर सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट की बात करते हैं तो लगभग रिकवरी, कल एक दिन में जो मार्केट गिरी है उसकी रिकवरी लगभग आज हो चुकी थी। 1% सब बस पीछे रह गए। जैसे माइक्रो कैप अगर 0.4% गिरा, मतलब 3.8 के आसपास, तो आज 2.8 वो चढ़ भी गया। ऐसे ही माइक्रो, स्मॉल, मिड और लार्ज तो मतलब उतना लगभग कर गए, लेकिन मिड, स्मॉल और माइक्रो जितना गिरे थे कल एक दिन में उससे बस 1% छोड़ के आज चढ़ भी गए हैं वापस। क्या हो गया ऐसा? कल क्या हो गया था और आज? कल में और आज में कोई अंतर है? कल में और आज में कोई अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। लेकिन एक दिन में माइक्रो कैप 4% गिरे और एक दिन में माइक्रो कैप 3% चढ़े। कुछ एक दिन में ऐसा क्या बदला कि एक दिन में गिरना पड़ा और एक दिन में चढ़ना पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी से आपको परेशान नहीं होना चाहिए और न ज्यादा डरना घबराना चाहिए। ओवरऑल मार्केट आज जो है वो अच्छा रहा है, ऊपर की तरफ ही हमें जाते हुए दिखा है। दो मेजर अपडेट हमें सेबी की तरफ से आते हुए देख रही है। तो सबसे पहले तो मोर देन 120 स्टॉक ब्रोकर्स को सेबी का नोटिस गया है, जिसके अंदर ज़ीरोधा, 5 पैसा, पेटीएम, मोतीलाल ओसवाल, जियोजीत फाइनेंशियल, मतलब टॉप के जो बड़े फाइनेंस वाले कंपनीज हैं वो भी और जो छोटी कंपनीज हैं वो भी, सबको नोटिस गया है। क्यों गया है? क्योंकि इन्होंने अपना एसोसिएशन कर रखा था ट्रेडट्रॉन नाम की कंपनी के साथ। अब ट्रेडट्रॉन नाम की कंपनी एक एल्गो बेस्ड कंपनी है जो कि एल्गो स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए। क्लियर है? और सेबी का 2022 के अंदर एक सर्कुलर आया था जो प्रोहिबिट करता है कि कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी ऐसे अनरेगुलेटेड एंटिटी के साथ काम नहीं कर सकती है जो कि मतलब कोई किसी भी तरीके का वायोलेशन करता हो। जैसे कि ट्रेडट्रॉन के केस में जो वायोलेशन था वो था कि वो एसोर्ड रिटर्न्स कह रहे थे कि हम तो इतना रिटर्न तो इस स्ट्रेटजी से आपको मिल ही जाएगा। खुद जो कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी, जितनी भी जो रेगुलेटेड कंपनी है वो तो कह ही नहीं सकती एसोर्ड रिटर्न के बारे में। बाकी किसी ऐसे कंपनी पर्सन के साथ एसोसिएट भी नहीं कर सकती जो ऐसा दावा करता है। तो इसको लेकर सारे ही कंपनीज को, 120 से ज्यादा, जिसमें बड़े से लेकर छोटे तक सब शामिल है, सबको नोटिस गया है कि क्यों यहाँ पे ये साठगांठ चल रही थी। इसके बाद एक अपडेट और हमारे पास आ जाता है, बहुत बढ़िया अपडेट है। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था जब ये एक तरीके से पेपर आया था, और अभी तो लगभग ये भी सर्कुलर बन चुका है। 14 अक्टूबर से 14 जनवरी एक तरीके से डेट मान सकती हो। इसके बीच में ये सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो ट्रांजैक्शन होता है, मान लो मैंने शेयर खरीदे, किसी और ने शेयर बेचे, तो अभी होता है कि किसी और ने बेचे तो वहां से निकल के उसके पूल अकाउंट, उसके ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाता है, फिर वहां से निकल के मेरे पास आने से पहले मेरे ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाता है और फिर वो शेयर मेरे पास आता है। क्लियर है? बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास भी रहता है। तो इतना जो ये सब रहता है, अब जो ट्रांजैक्शन होगा, अब 14 तारीख के बाद धीरे धीरे करके सारी सिक्योरिटी में ये लागू हो जाएगा। मतलब बड़ी सिक्योरिटीज से लेकर धीरे धीरे करके छोटी सारी सिक्योरिटीज में लागू हो जाएगा कि जो ब्रोकर के पूल अकाउंट में जो शेयर आता है वो नहीं आएगा, सीधा कंज्यूमर के पास से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हुए सीधा बायर के पास आ जाए। सेलर और बायर, बस बीच में ब्रोकर का अकाउंट होगा ही नहीं। ऐसा ही कुछ 2021-22 में नियम आया था म्यूचुअल फंड को लेकर कि किसी भी पूल अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, सीधा इन्वेस्टर से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, म्यूचुअल फंड के अकाउंट से इन्वेस्टर के अकाउंट में। अभी सेम वो चीज डायरेक्ट स्टॉक के ट्रेड में भी हो चुका है, ट्रांजैक्शन में हो चुका है। बायर के अकाउंट से सीधा सेलर के अकाउंट में, सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में। अब इससे हुआ क्या? दो तरीके की चीज हुई। पहला चीज इससे ये हुआ कि जो इन्वेस्टर है, जो बायर सेलर है, वहां पे सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि थर्ड पार्टी का किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो सीधा मेरे से उसके पास, उसके मेरे पास, तो सिक्योरिटी इधर उधर नहीं जाएगी, उसका मिसयूज नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं
उनकी जिम्मेदारी घट गई, तो उनका जो है थोड़ा सा कॉस्ट भी घटेगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की कुछ देखरेख उनको नहीं करनी, इस ट्रांजैक्शन को नहीं संभालना है, उनको बस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करवा देना है, जैसा म्यूचुअल फंड के केस में वो अभी तक करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। वैसा ही अब स्टॉक के केस में भी होगा कि वो ट्रांजैक्शन को बस इनिशिएट करवा देंगे, बाइंग सेलिंग करवाएंगे, बाकी ट्रांसफर जो शेयर का है उसमें कुछ भी लेना देना ब्रोकर का नहीं होगा। तो ब्रोकर का कॉस्ट भी घटेगा, ब्रोकर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो दोनों तरफ सिचुएशन विन विन है। एक तो यहाँ पे जो माथापच्ची थी सिक्योरिटीज को लेके वो खत्म हो जाएगी ब्रोकर की, और दूसरा जो इन्वेस्टर है उसके यहाँ पे सिक्योरिटी, उसकी जो स्टॉक है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट में, ये जो सारी चीजें हुई हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।